गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारे मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा मौलिक अधिकारों में से समानता के अधिकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षाओं में हमारे जो समानता का अधिकार है उसमें से हमने अनुच्छेद 14 और 15 का अध्ययन किया था। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ ताकि इस पूरे समानता के अधिकार को अच्छे ढंग से हम समझ सकें। तो देखिए, हमारे जो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख किया है, हम सभी को पता है। देखा हमने हमारी पिछली कक्षा में अनुच्छेद 14 और 15 को देखा। आर्टिकल 14 है वो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये हमारा भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए, भारत गणराज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के लिए इस प्रकार का ये अधिकार है। विधि की समक्ष समानता मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से प्रेरित है, और विधियों का समान संरक्षण या कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखिए, एक बात को मैं स्पष्ट करता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें। देखिए, विधि के समक्ष समानता भारत गणराज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो सामाजिक राजनीतिक अलग अपने स्तर से हो, कानून के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। कानून के समक्ष बिल्कुल समानता का व्यवहार किया है। यह नहीं देखा जाएगा कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए वही प्रक्रिया का प्रयोग होगा या उसकी पालना होगी जैसा उस विधि में लिखा होगा, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण होता है या उसके साथ शोषण होता है तो जो कानून तक पहुंच है वो सबके लिए बराबर होगी। अर्थात कह सकते हैं कि कानून का समान संरक्षण मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। ये बेहद जरूरी है। यह है हमारे आर्टिकल 14 में, जिसके मैं पिछली कक्षा में इसका बारे में डिटेल से समझा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखना ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) तो लगा 15(6). एक आर्टिकल को मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए। देखिए, 15(1) ये कहता है, और ये राज्य को आदेश है, संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि ये राज्य को निर्देश है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, वंशक्रम, लिंग किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्पष्ट तौर से उसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(1) है। 15(2) में राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को, अर्थात सभी व्यक्तियों को यह आदेश है कि अपने राज्य के जो नागरिक हैं, अर्थात भारत के नागरिक हैं, वो किसी भी आधार पर, चाहे धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, किसी के आधार पर उनको सार्वजनिक स्थान, अर्थात होटल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स है, थिएटर है, उद्यान है, बगीचा है, या और भी कोई सार्वजनिक स्थान, वहां पर यहाँ पे सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक तालाब, किसी भी एक प्रकार से कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप उस जाति से हो, उस धर्म से हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, या और भी किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके 15(2) ठीक है। अगला है 15(3). 15(3) में हमने समझने का प्रयास किया है कि ये एक प्रकार से हमारे जो मूल संविधान के 2 थे उसके बाद भी जोड़ा गया है। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य की नजर में देखो, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि समाज के सभी पक्षों का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास करना है, बहुतों का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। और
सिद्ध करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत इस अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया है, जिसका अर्थ ये था क्योंकि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में देखेंगे तो महिला बहुत ही लंबे काल से समाज के हाशिए पर थी, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता था। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और दूसरा, समाज में जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो कितनी चुनौतियां थी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, न जाने खूब समस्या थी। तो जो बच्चों को जो महत्वपूर्ण जो एक बचपन होता है, उनको जो शिक्षा प्राप्त होनी होती है वो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने ये इसमें समावेश किया गया कि राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबल की व्यवस्था कर सकता है। उसमें 15(3), ठीक है। अब हम समझते हैं 15(4) में स्पष्ट किया था कि राज्य की नजर में यह राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन वर्गों के कल्याण के लिए विशेष उपबल कर सकता है। ध्यान रखना, यहाँ आर्थिक की बात नहीं है, धार्मिक की बात नहीं है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? केवल सामाजिक और दूसरा शैक्षिक, सोशल और एजुकेशन, दोनों वर्गों से जो पिछड़ी वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष उपबल कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है। ये 15(4) है, ठीक है। अगर जो 15(5) है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है, समाज के जो पिछड़े वर्ग है, उनके लिए, इसमें आप मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, SC और OBC, इनके लिए वो प्रवेश में आरक्षण, अर्थात हमारे राज्य सरकार है, हमारी केंद्र सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, सभी प्रवेश में आरक्षण यानी उनको एडमिशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। कौन सा? 15(5) महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं होती, यहाँ पर एडमिशन में आरक्षण अर्थात एडमिशन प्रवेश में रिजर्वेशन की बात, ये किसने उल्लेख किया गया है? 15(5) में। अगला है 15(6), ये नवीनतम संविधान संशोधन 103वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत 103वें संविधान संशोधन के तहत 15(6) जोड़ा गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, उनके कल्याण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध है? इसमें ये उपबंध है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए कुछ उपबंध करेगा, ठीक है। दूसरा उसमें उपबंध क्या हुआ है कि राज्य इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न सरकारी और निजी जो संस्था है उनमें प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था करेगा, और इनको कितना रिजर्वेशन दिया गया है? 10% प्रवेश में आरक्षण, अर्थात एडमिशन में रिजर्वेशन, किसमें? 15(6). तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने देखा था ये 15 आर्टिकल, जिसमें जाति, धर्म, कुलवंश, जन्मस्थान, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह है हमारा 15 आर्टिकल, ठीक है। अब आज हम महत्वपूर्ण समझेंगे अगला महत्वपूर्ण जो हमारा समानता का अधिकार है, अवसरों की समानता। क्या है? अवसरों की समानता, यानी अपॉर्चुनिटीज में इक्वलिटी। राज्य का कार्य क्या है? स्पष्ट, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारी स्थानीय सरकार। तो इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि जो भी लोग नियोजन, अर्थात हमारे सरकार के द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी नियोजन, जो भी प्लानिंग है, जो भी भर्तियां होती हैं, उसमें सबको अवसरों की समानता दी जाएगी। 16 में ये स्पष्ट किया गया कि राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा जो भी नियोजन होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होती है, जो भी भर्तियां होती है, उन सभी में अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी। 16(1) में 16(2) में ये लिखा हुआ है, 62 में ये लिखा हुआ है कि राज्य अपने क्षेत्र में जब भी भर्तियां करेगा तब किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 62 में उल्लेख है। 16(2) में क्या बताया है कि राज्य अपने नियोजन के अंतर्गत, अर्थात कह सकते हैं भर्तियों को करते समय, किसी भी व्यक्ति के
साथ जाति, धर्म, नस्ल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह नहीं पूछा जाएगा कि आप किस राज्य से संबंधित, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप नस्ल, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल उसकी नजर में क्या होगा कि वो सिर्फ भारतीय नागरिक है, इसके अलावा उसकी कोई अन्य पहचान नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। 63 16 में यूं बन कर रखा है। ये कुछ जरूरी था, कुछ ऐसी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी कि देखो आप आज भी देखिए भारत के जो 28 राज्य हैं, क्या सच ये किसी आर्थिक स्थिति है, क्या सच ये किसी सामाजिक स्थिति नहीं है। कुछ राज्य हैं जो पिछड़े हुए राज्य हैं और पिछड़े हुए राज्यों के लिए कुछ हमें वरीयता देनी पड़ती है, कुछ उनको विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, 16 में यह है कि संसद विधि बनाने जिम्मेदारी किसको सौंपी, संसद विधि बनाकर अगर चाहे तो किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए, ध्यान रखना, किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए जन्म स्थान की बाध्यता को अनिवार्य कर सकता है। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वो कानून के द्वारा या तो किसी राज्य के लिए या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधि बनाकर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली जो भी भर्तियां, जो भी नियोजन है, जो भी रिक्रूटमेंट है, वहां पर निवास की बाध्यता कर सकता है। पर ध्यान यह है कि जो उच्च प्रथम वर्ग की जो सेवाएं हैं वहां पर ये नहीं होगा या इस प्रकार की बाध्यता नहीं लेगी। केवल तृतीय स्तर अर्थात जो थर्ड ग्रेड के आसपास की जो भर्तियां होती है वहां पर ही उन भर्तियों में वहां के स्थायी निवासियों को वरीयता देने का प्रावधान कर सकते हैं। ऐसा भारत के कुछ राज्यों में है, आप देखेंगे कि हैदराबाद अर्थात कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां की जो बिल्कुल निचले स्तर की जो भर्तियां होती हैं या बिल्कुल थर्ड ग्रेड लेवल का जो भर्तियां होती हैं वहां पर उन लोगों के लिए ऐसा आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्य, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां पर भी ऐसा कुछ विशेष उपलब्ध कराया है। तो आपको ये समझना है कि 16 में क्या बताया, 16 में ये बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य अर्थात हमारी जो संसद है विधि बनाकर किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए वो वहां पर निवास की बाध्यता को कर सकता है। अगला है 64, सबसे आपको महत्वपूर्ण ये आपको आर्टिकल समझना है कि 64 क्या है। आपने देखा होगा सरकार के द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें बताया जाता है कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सबके लिए इतने पद सब्जेक्ट हैं, इतने पद उनके लिए रिजर्व। नौकरियों में आरक्षण ये है 64 क्या कहता है, नौकरियों में आरक्षण अर्थात क्यों कहेंगे कि राज्य को ये लगे, ये राज्य की आभास हो कि मेरे द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट की जाती है, जो भी नियोजित किए जाते हैं उसमें समाज के कुछ वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल न्यूनतम हो, उनका प्रतिनिधित्व अर्थात कह सकते हैं कि राज्य की सेवाओं में कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य है, तो वो राज्य चाहे तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए या पिछड़े हुए वर्गों के लिए नौकरियों में अर्थात रिक्रूटमेंट में, नियोजन में आरक्षण दे सकता है। अब आपके जेहन में एक प्रश्न उठा होगा कि हमको जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में वो कहां से मिलता है, तो वो है 64। सबसे महत्वपूर्ण ये समझना, 64 नौकरियों में आरक्षण। राज्य की राय ये राज्य की नजर है, उसको लगे समाज के ये राज्य के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए और उनका राज्य के अधीन जितनी भी सेवा है उनमें उनका बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है, तो फिर उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए नौकरियों में आरक्षण दे सकते हैं। यह 64 लोग लेके आए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हमने एडमिशन में आरक्षण है, सरकारी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण है, और यहाँ पर 16(4) में क्या है, नौकरियों में आरक्षण है, सरकारी नियोजन में आरक्षण है। आपको दोनों बातें स्पष्ट करनी है, किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा इस 16(4) में एक और उपबंध जोड़ा गया था, 4A। 4A में क्या है, 4A ये है पदोन्नति में आरक्षण, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन। ऐसा है
कि राज्य के द्वारा, क्योंकि इस स्वाभाविक में समाज में जो पिछड़े वर्ग होंगे तो उनमें शिक्षा का अभाव, तो जो अपनी शिक्षा अर्जित करते उनको काफी वक्त लगता है, और जब वो उनका अंतिम रूप से चयन होता है तो उनकी आयु भी काफी हो चुकी होती है। तो फिर क्या होता है कि जो जिस सरकार का जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो ऊपर स्तर का होता है, सबसे ऊपरी स्तर जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, सरकार में निर्णय लिए जाते हैं, सरकार में नियम निर्णय का काम किया जाता है, वहां पर जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, चाहे एसटी या एससी ओबीसी, जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, आरक्षित श्रेणी के जो होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, जहां पर पहुंचने से पहले वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि एक आयु होने के बाद जब नौकरी लगती है और जब वहां तक ऊपरी स्तर तक पहुंचते हैं उससे पहले उनकी रिटायरमेंट की आयु आ जाती है। तो सरकार ने क्या किया, इस संविधान संशोधन और 82 संशोधन द्वारा परिवर्तन करके इसमें ये पदोन्नति में आरक्षण अर्थात प्रमोशन में आरक्षण, अर्थात जब भी प्रमोशन होगा, भले एक समय में एक जनरल के व्यक्ति की और एक रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति की नौकरी लगेगी, लेकिन उनको पता है कि जनरल का जो व्यक्ति नौकरी लगा है वो कम आयु लगा है और रिजर्व कैटेगरी की जो नौकरी लगा है वो बहुत ही उसकी आयु काफी होने के बाद है। तो स्वाभाविक है कि जनरल का व्यक्ति आगे तो बढ़ रहा है, उसका जो कम आयु है तो वो हो सकता है कि सबसे ऊपरी स्तर तक जाकर रिटायर हो जाए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जो काफी आयु होने के बाद नौकरी लगा है तो फिर वो ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही श्रेणियों में वो रिटायर हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि समाज के कमजोर वर्ग के अर्थात पिछड़े वर्गों के जो कार्मिक हैं उनको भी मुख्य धारा में, अर्थात जहां पे सरकार के नियम निर्माण किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वहां तक इनकी पहुंच हो, इसके लिए सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये बात स्पष्ट है। दूसरा इसमें और 4B में उल्लेख किया गया है बैकलॉग। अब देखिए कई बार ऐसा आता है कि सरकार की जो भी रिक्रूटमेंट आती है, भर्तियां, उसके लिए जो योग्यता निर्धारित है, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी होते हैं या जो भी उस सेवा के लिए जो योग्यता के अनुसार निर्धारित पदों के लिए जो योग्यता है, तो किसी भर्ती को करते समय अगर SC/ST से, अनुसूचित जाति और जनजाति से योग्यताधारी नहीं मिल पाते तो फिर वो जो पद होते हैं पद खाली रह जाते हैं। अब पद खाली रह जाते हैं तो फिर है किसके लिए रिजर्व, पिछड़े वर्गों के लिए, SC या ST। तो अगर जो पिछड़े जो खाली पद रह गए तो क्या उनको जनरल के साथ जोड़ देने उनको भर गए? बिल्कुल नहीं। इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी सरकार के द्वारा भर्ती करते समय कोई भी SC या ST से उस योग्यता के अनुरूप कैंडिडेट नहीं मिलते, पद खाली रह जाते, तो फिर वो जनरल के साथ इंक्लूड या उसको प्लस करके पूरे नहीं किए जाएंगे, उनको बैकलॉग रखा जाएगा, उनको रिजर्व रखा जाएगा और आने वाली भर्ती में उन पदों को जोड़कर फिर नई सिरे से भर्ती निकली जाएगी। तो इसका जो बैकलॉग का जो प्रावधान है वो 4B में आई बात समझ, यह है 4B। 16.5 ये है कि कुछ धार्मिक या फिर जो भी संप्रदाय के जो प्रतिष्ठान है तो उसमें उन जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हीं से संबंधित लोगों के नियुक्ति का प्रावधान उसमें कर रखा है। अब सबसे नया ये है 15/6 नवीनतम 103 में संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था 15/6 में ये जो 16/6 है इसमें ये समझना, यहाँ पर भी इनको नौकरियों का आरक्षण अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कैंडिडेट को राज्य के अंतर्गत जो भी नियोजन होता है, जो भी भर्तियां होती हैं, उनमें उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। 10% तक रिजर्वेशन देने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, यह है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो हमने समझा अवसरों की समानता के तहत आर्टिकल 16। ठीक है, अगला है हमारा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में, काफी जानकारी दी होगी कि इसमें यह है कि भारत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, चाहे वो किसी भी जाति
किसी भी धर्म, किसी से भी उनके साथ भेदभाव यानी अस्पृश्यता, छुआछूत जैसा बिल्कुल निषेध करता है। किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए और सभी नागरिक, संविधान क्या कहता है, भारतीय जो नागरिक है सब समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो समाज के जो कलंक था, समाज की जो कुरीति थी, उनको मिटाने के लिए, सब नागरिकों को समानता का दर्जा देने के लिए और सब नागरिक बराबर है, हमारी सब पहचान भारतीय नागरिक नाम से हो, इसके लिए ये सब मतलब हमारा जो मौलिक अधिकार था उसको प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य। फिर भी इसके लिए कुछ संरक्षण प्रदान किया है। सबसे पहले 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया कि अगर कहीं भी व्यक्तियों के साथ, समुदाय के साथ, किसी वर्ग विशेष के द्वारा या कुछ व्यक्ति के द्वारा उनके साथ इस प्रकार का अपराध किया जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा। तो 1955 ये कानून बनाए। फिर इसको 1976 में वापस संशोधित किया गया। लेकिन मुख्य रूप से आज जो विद्यमान है वो है जिसको 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अपराध अधिनियम जो 1989 में बनाया था, जिसको कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज एक्ट जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर एक अपना निर्णय लिया गया, काफी चर्चा में है। तो ये सब अपराध जो सामाजिक तौर पे व्यक्तियों के साथ कोई वर्ग विशेष के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, संस्था के द्वारा जो होता है उसको समाप्त करने के लिए ये जो एट्रोसिटीज एक्ट है ये बनाया गया था 1989 में। अभी फिलहाल लागू यही है, ये बात को आपको समझना। अगला है अनुच्छेद 18। देखिए उपाधियों का अंत। आप देखिए हम जब ब्रिटिश उपनिवेश में था, गुलाम भारत में थे, आपने देखा होगा कि भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा भारत के कई राजा, महाराजा या दीवान या कुछ और भी जो कुछ शिक्षित वर्ग के लोग थे उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। आपने देखा होगा हिज हाइनेस सर, दीवान, राय साहब, राय बाबू, राजा साहब, न जाने क्या क्या उपाधियां दी जाती थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और वो अपने नाम क्या लगाए इस प्रकार। अब आप समझिए कि हमारा संविधान लागू होने के बाद हम सब नागरिक बराबर, आप राजा होंगे, आप कुछ भी होंगे, एक व्यक्ति अपने नाम क्या आएगा तो सारी उपाधियां लगाएगा, एक व्यक्ति सिंपल अपना नाम लेता है। तो ये जो उपाधियां थी ऐसा इनके लोग इन्होंने कोई अर्जित नहीं किया। अपने अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ये सब उन्होंने किया। तो अब जब देश स्वतंत्र हो गया है, संविधान लागू हो चुका है, तो फिर ये लोगों में इस प्रकार का क्यों इस पर अलग अलग प्रयोग करना? इसलिए हमारा संविधान आर्टिकल 18 के तहत स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा या जो स्वयं घोषित जो उपाधियां हैं उनका खंडन करता है, उनको निश्चित करता है, उनको स्वीकार नहीं करता। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, हिज हाइनेस सर, राजा साहब, राय साहब, दुनिया भर की उपाधियां दी जाती है, सबको समाप्त करना, सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करना। उपाधि केवल ये दो पक्ष मतलब दो क्षेत्र हैं, सेना और शिक्षा। इन क्षेत्र में प्राप्त की हुई या अर्जित की गई या दी गई उपाधि को स्वीकार करता है। आप सेना में देखेंगे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, जनरल, जो भी उपाधियां होती है तीनों अलग अलग हमारे सेना से संबंधित है, वो व्यक्ति अपने जिंदगी पर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। दूसरा शिक्षा के समय आपने देखा होगा पीएचडी की जो उच्च सबसे डिग्री होती है, उपाधि होती है, उसको लगा सकते हैं क्योंकि वो अर्जित है। तो सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको समाप्त माना जाता है। ये इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। दूसरी बात ये समझिए आपको, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि प्राप्त करता है तो उपाधि प्राप्त करने से पहले उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी कि मुझे उस राज्य के द्वारा ये उपाधि प्रदान की जा रही है। स्वयं अपने आप नहीं ले सकते, पुरस्कार ले सकता है, पुरस्कार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपाधि ग्रहण करते समय उसको राष्ट्रपति का परमिशन लेनी होगी।
एक बात और समझिए आपको कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार की सेवा में है, भारत सरकार की सेवा में है और अगर उसको कोई अन्य राज्य मतलब उपाधि देता है, अन्य कोई विदेशी राज्य उसको कोई उपाधि दे रहा है लेकिन वो सेवा किसकी कर रहा है? भारत सरकार की। तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है कि वो अपनी उपाधि को ग्रहण करते समय भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेते कि मुझे ये उपाधि प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसमें व्यवस्था करके उपलब्ध करा है। ये हमें समझे आज समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या विधियों का कानून का समान संरक्षण। फिर इसमें आर्टिकल 15 में विभिन्न प्रकार